Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 3rd November in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our current affairs session. Our first topic is manufacturing of bulk drugs and medical devices. Recently, Chemical and Fertilizer Ministry has revised the product link incentive scheme for promoting domestic manufacturing of bulk drugs and medical device. तो अभी हाल ही में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने रिवाइज कर दिया जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम था उसको, ताकि वो प्रमोट कर सके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस को. In the revised guidelines, the minimum threshold investment requirement has been replaced by committed investment, taking into account ability of technology choice, which varies from product to product. जो रिवाइज गाइडलाइंस है उसमें जो मिनिमम थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट की पहले आवश्यकता थी उसको रिप्लेस कर दिया गया, कमिटेड इन्वेस्टमेंट है. अब क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चॉइस के हिसाब से, जो कि वेरी करेगा प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, उस हिसाब से ये डिपेंड करेगा. ये जो चेंजेस है वो इसलिए किया गया ताकि इंकरेज किया जा सके इफिशिएंट यूज ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल को. जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है अर्लियर कम आउट विद 2 प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, और जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है वो पहले 2 प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के साथ आए हैं. आपका पहला था प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल ड्रग्स, इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन इंडिया. तो जो पहला था प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो था उसमें बात की गई थी प्रमोट करने की, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर करना था जो क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल ड्रग्स, इंटरमीडिएट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसको इंडिया पे, और दूसरा था कि प्रमोट करना था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस का. नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक था सरदार सरोवर डैम. ये पीआईबी का न्यूज है. इट इज अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम ऑन द नर्मदा रिवर इन केवरिया नियर नवग्राम गुजरात. ये जो है कॉन्क्रीट डैम है नर्मदा रिवर पे केवरिया के पास नवग्राम गुजरात में. 4 Indian states Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan receive water and electricity supply from this dam. 4 इंडियन स्टेट गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान को इससे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाएगा इस डैम से. तो पूछ सकता है कोई कौन कौन से बेनिफिशियरी स्टेट्स है. द फाउंडेशनल स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज लेड आउट बाय द पीएम जवाहरलाल नेहरू ऑन 5 अप्रैल 1961. जो फाउंडेशनल स्टोन था इस प्रोजेक्ट का रखा गया था पीएम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 5 अप्रैल 1961 में ही. The project took form in 1979 as part of a development scheme funded by World Bank to increase irrigation and produce hydroelectricity using a loan of $200 million. जो प्रोजेक्ट था उसको 1979 में जो डेवलपमेंट स्कीम को फंड किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा ताकि इंक्रीज किया जा सके इरिगेशन को और प्रोड्यूस किया जा सके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को. इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन का लोन दिया था. न्यूज में क्यों आया? तो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया एक डायनेमिक लाइटनिंग सरदार सरोवर डैम पे. इस कारण ये आप देख सकते हैं सरदार सरोवर डैम का इमेजेस और स्टेट को जिससे गुजर रहा है. Next, Draft Model Act on Land Titles. The NITI Aayog has released the Draft Model Act and Rule for State on Conclusive Land टाइटलिंग. जो नीति आयोग है उसने रिलीज किया है ड्राफ्ट मॉडल एक्ट और रूल्स को स्टेट के लिए जो कि कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग करते हैं. ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो कम करना जो लिटिगेशन है उसको और आसान करना जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उसको आसान करने के लिए ये लाया गया है. अंडर द मॉडल एक्ट, जो मॉडल एक्ट है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू ऑर्डर फॉर एस्टेब्लिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज. इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगा कि वो क्या है इस्टेब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, मैनेज कर सकता है जो टाइटल रजिस्ट्रेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टीज का. द लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर एंड लैंड टाइटल अपीलेट ट्राइब्यूनल आर वन शॉर्ट इंस्टीट्यूशन विच विल फेड अवे एज द वर्क रिड्यूसेस. और जो लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर व लैंड टाइटल अपीलेट ट्राइब्यूनल थे एक सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो क्या होंगे फेड अवे हो जाएंगे जैसे ही वर्क रिड्यूस हो जाएगा. तो After 3 years of its notification, the register of title attained conclusive without any external action. और 3 ईयर के बाद नोटिफिकेशन का जो रजिस्टर है टाइटल का बिना कोई कंक्लूसिविटी के एक्सटर्नल एक्शन के कंप्लीट हो जाएगा. Conclusive land title are guaranteed by state for correctness and entail provision for compensation by state in case of any dispute. और जो conclusive land title होगा उसको guaranteed किया जाएगा स्टेट की तरफ से कि वो करेक्ट होगा और इंटेल प्रोविजन होगा उसमें कंपनसेशन का स्टेट की तरफ से अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो. Any person aggrieved may file an objection before the title registration officer within 3 years from the date of such notification.
Following this, the title registration officer shall make an entry to that effect in register of title and in the register of dispute and refer the case to the land dispute resolution officer. कोई भी पर्सन जो कि एग्रीव्ड है वो फाइल कर सकता है ऑब्जेक्शन टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास विद इन 3 years के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन के निकलने के बाद के। उसके बाद क्या होगा, तो जो टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होंगे वो उसका एंट्री कर लेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ टाइटल पे, और जो रजिस्टर ऑफ डिस्प्यूट होंगे वो रिफर कर देगा केस को लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर के पास। A party aggrieved with an order of land dispute resolution officer may file an appeal before the land titling appellate tribunal within 30 days of passing of such an order। और जो पार्टी एग्रीव्ड होंगे ऑर्डर से लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर के, वो अपील फाइल कर सकते हैं लैंड टाइटलिंग appellate ट्राइब्यूनल के पास भी विद इन 30 days के अंदर, जब ये ऑर्डर पास किया जाएगा। A special bench of high court shall be designated to deal with appeal against the order passed by land titling appellate tribunal। और एक स्पेशल बेंच हाई कोर्ट का डेजिग्नेट किया जाएगा जो कि डील करेगा इस टाइप के मैटर को जो ऑर्डर पास किया गया है लैंड टाइटलिंग अपीलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा। जरूरत क्यों पड़ा, तो जो कंक्लूसिव लैंड टाइटल है वो गारंटी किया जाता है स्टेट के द्वारा करेक्टनेस, और इसमें प्रोविजन था कि कंपनसेशन किया जाए स्टेट के द्वारा अगर कोई डिस्प्यूट हो इस कारण। दूसरा क्या था कि कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग जो है वो फैसिलिटेट करेगा, आसानी से क्रेडिट मिल पाए फार्मर को, और ये रिड्यूस करेगा जो लार्ज नंबर ऑफ लैंड रिलेटेड लिटिगेशन है उसको। ये इनेबल करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन पे, एंड लैंड एक्विजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या होगा और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। इसके बाद ये गारंटीड करेगा कि जो टाइटल सिस्टम है वो डेवलप्ड हो और एडॉप्ट ये गारंटी कर रहा है जो टाइटल सिस्टम जो कि डेवलप्ड और एडॉप्ट किया गया है कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूके, इन सब कंट्री में ये पहले से ही अडॉप्टेड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर बल्क ड्रग्स पार्क। बल्क ड्रग्स पार्क है क्या, तो हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द स्टेट फॉर द अलॉटमेंट ऑफ बल्क ड्रग पार्क अंडर अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस अर्लियर दिस ईयर फॉर सेटिंग अप 3 सच पार्क अक्रॉस द कंट्री। हिमाचल प्रदेश जो है वो एक वन ऑफ द स्टेट है जिसको कि अलॉट किया जाएगा बल्क ड्रग पार्क जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंतर्गत, जो कि अनाउंस किया गया था इस साल कि वो सेट करेंगे 3 सच पार्क को पूरे कंट्री पे। बल्क ड्रग्स और एपीआई क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो बल्क ड्रग आल्सो कॉल्ड एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज द की इंग्रेडिएंट ऑफ ए ड्रग or medicine which lend it the desired therapeutic effect or produce the intended pharmacological activity। तो जो बल्क ड्रग है वह एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, वो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है किसी भी ड्रग्स व मेडिसिन का जिसके कारण जो डिजायर इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में, यानी उसी के कारण वो इम्पैक्ट आता है। जैसे कि पैरासीटामोल एक बल्क ड्रग है जो कि काम करता है पेन के खिलाफ। It is mixed with binding agent or solvent to prepare the finished pharmaceutical product, that is a paracetamol tablet, capsule or syrup, which is consumed by the patient। इसको मिक्स किया जाता है बाइंडिंग एजेंट और सॉल्वेंट के साथ ताकि प्रिपेयर किया जा सके फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट, कैप्सूल व सिरप हो गया जो कि कंज्यूम किया जाएगा पेशेंट के द्वारा। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मल्टीपल रिएक्शन इन्वॉल्विंग केमिकल एंड सॉल्वेंट। और जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है उनको प्रिपेयर किया जाता है मल्टीपल रिएक्शन के द्वारा जिसमें कि केमिकल और सॉल्वेंट भी आते हैं। द प्राइमरी केमिकल और द बेसिक रॉ मटेरियल्स विच अंडरगोज रिएक्शन टू फॉर्म एन एपीआई इज कॉल्ड की स्टार्टिंग मटेरियल और केएसएम। जो प्राइमरी व मेन केमिकल होता है वह बेसिक रॉ मटेरियल होता है जिसके कारण रिएक्शन हो रहा है और वो बनाता है एपीआई, उसको हम की स्टार्टिंग मटेरियल व केएसएम भी बोलते हैं। Chemical compound formed during the intermediate state during this reaction are called drug intermediates or DIs। जो केमिकल कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट स्टेज में रिएक्शन के उसको हम ड्रग इंटरमीडिएट्स व ड्रग डीआई भी कहते हैं। Why is India promoting bulk drug park? इंडिया क्यों प्रमोट कर रहा है बल्क ड्रग पार्क को? इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, बट दिस इंडस्ट्री लार्जली डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज particularly China for importing API, DI and KSM। तो इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट है वॉल्यूम पे। लेकिन क्या है जो इंडस्ट्रीज है हमारा अभी भी ज्यादातर डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज में और उसमें भी सबसे ज्यादा चाइना पे इंपोर्ट करते हैं हम API, DI and KSM को। तो इसी कारण इस प्रोजेक्ट में फोकस किया गया है। This year, drug manufacturing in India suffer repeated setback due to disruption in import। इस साल ड्रग्स मैन्युफैक्चरर जो है काफी सफर किए हैं क्योंकि बार बार डिसरप्शन हुआ है इंपोर्ट में। फैक्ट्रीज इन चाइना शट डाउन व्हेन द कंट्री वेंट इनटू ए लॉकडाउन एंड लेटर इंटरनेशनल सप्लाई चेन वर अफेक्टेड एज द कोविड पेंडेमिक ग्रिप द इंटायर वर्ल्ड। जो फैक्ट्रीज है चाइना में शट डाउन हो गए थे जब कंट्री लॉकडाउन पर गया था, और बाद में क्या हुआ जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन था उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा कोविड पेंडेमिक का।
जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया एंड चाइना का जो बढ़ रहा है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेंटर का स्कीम जो है, द सेंटर स्कीम विल सपोर्ट 3 सिलेक्टेड पार्क इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग ए वन टाइम ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जो सेंटर का स्कीम है वो सपोर्ट करेगा 3 सिलेक्टेड पार्क को कंट्री में, प्रोवाइड करेगा, एक वन टाइम ग्रांट देगा क्रिएट करने के लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को। जो ग्रांट एंड एड होगा उसमें 70% कॉस्ट जो है वो कॉमन फैसिलिटीज के लिए होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के केस में और अदर हिल स्टेट के केस में ये 90% होगा। जो सेंटर है वो प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम ₹1000 करोड़ पर पार्क, यानी पर पार्क के लिए 1000 करोड़ सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। A state can only propose one site which is not less than 1000 acre in area or not less than 700 acre in the case of hill state। और जो स्टेट है वो प्रपोज कर सकता है सिर्फ एक ही साइट जो कि कम से कम 1000 एकड़ का एरिया में होना चाहिए, और हिल स्टेट के केस में 700 एकर्स में। What does a bulk park offer? ये जो बल्क पार्क है वो क्या ऑफर करता है? A bulk drug park will have a designated contiguous area of land with common infrastructure facilities for the exclusive manufacture of API, DI, KSM and also common waste management system। जो बल्क ड्रग पार्क होता है वो एक डेजिग्नेटेड कंटिग्यूअस एरिया होता है लैंड का, जहाँ पे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर करने के लिए API को, DI, KSM को, और एक कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये कि अब ड्रग्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वेस्ट भी निकलेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए। दिस पार्क आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बल्क ड्रग इन द कंट्री एंड इंक्रीज कम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक बल्क ड्रग इंडस्ट्री। और ये जो पार्क है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये क्या करेगा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बल्क ड्रग का कंट्री पर उसको कम करेगा और कम्पिटिटिवनेस को डोमेस्टिक बल्क ड्रग इंडस्ट्री में बढ़ाएगा, ज्यादा कंपटीशन होगा। अब हिमाचल ऑलरेडी हैज एशिया लार्जेस्ट फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब दैट इज द बड़ी बोरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल बेल्ट एंड द स्टेट प्रोड्यूस अराउंड हाफ ऑफ इंडिया टोटल ड्रग फॉर्मुलेशन। और हिमाचल प्रदेश में जो बन रहा है ये बल्क ड्रग पार्क, तो हिमाचल में पहले से ही एशिया का सबसे बड़ा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब है जो कि बड़ी रोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल बेल्ट में है, और स्टेट प्रोड्यूस करता है हाफ ऑफ इंडिया का टोटल ड्रग फॉर्मुलेशन। हिमाचल जो है वो ऑफर करता है पावर और वाटर लोवेस्ट टैरिफ में कंट्री के, और स्टेट के पास इंडस्ट्रियल गैस पाइपलाइन भी है। ये जो है जंप किया है 9 प्लेस इस साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी, जो कि डिक्लेयर किया गया था सेंटर के द्वारा लास्ट मंथ। सिक्योर किया है 7th पोजीशन है हिमाचल प्रदेश का कंट्री में। ये सारे रीजन है हिमाचल प्रदेश में ये बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्याय कौशल ई रिसोर्स सेंटर। Chief Justice of India has inaugurated the first ever e-resource center and virtual court for traffic and transport to enable speedy justice for litigant called न्याय कौशल at Nagpur। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने इनोग्रेट किया है पहला ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट, किसके लिए, तो ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि ये स्पीडी जस्टिस दे लिटिगेंट को, जिसको कि न्याय कौशल बोला गया है। कहाँ पे, नागपुर पे न्याय कौशल सेंटर। इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ई रिसोर्स सेंटर इन इंडिया दैट विल फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अक्रॉस द कंट्री। ये पहला ई रिसोर्स सेंटर होगा इंडिया का इस टाइप का, जो कि फैसिलिटेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग केसेस का सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अक्रॉस कंट्री पे। इट इज मीन टू बी अ स्टेप at mitigating various inequalities being connected to the Supreme Court, High Court and तालुका कोर्ट। ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो मिटिगेटिंग के लिए अलग इनइक्वालिटीज होता था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तालुका कोर्ट में, वो ना हो सके। ये जो है प्रोवाइड करेगा इजीएस्ट वे कोर्ट में मैटर को फाइल करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से। और इसका फायदा क्या होगा, तो ये समय को बचाएगा, अवॉइड करेगा एक्सर्शन को, ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो डिक्रीज हो जाएगा। द वर्चुअल कोर्ट विल बी वर्किंग फ्रॉम काटोल इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये जो वर्चुअल कोर्ट है वो वर्क करेगा काटोल से नागपुर डिस्ट्रिक्ट के। इसका जो वर्किंग है, द वर्चुअल कोर्ट कैन डील विद ऑल ट्रैफिक चालान केसेस। जो वर्चुअल कोर्ट है वो डील करेगा सारे टाइप के ट्रैफिक चालान केसेस को हर एक कॉर्नर से महाराष्ट्र के ऑनलाइन। ये जो है पॉसिबल हो पाएगा लिटिगेंट के लिए, को पे कर सकता है फाइन को, और ट्रैफिक चालान के केस को डिस्पोज किया जा सकेगा सिर्फ एक क्लिक ऑफ बटन से, स्मार्टफोन और कंप्यूटर के मदद से। इससे काफी टाइम बचेगा। अब व्हाट इज D614G म्यूटेशन इन कोरोना वायरस? क्या है D614G म्यूटेशन कोरोना वायरस में? While the novel coronavirus is undergoing many mutation, one particular mutation called D614G, according to a study, has become the dominant variant in the global COVID-19 pandemic। जो नोवल कोरोना वायरस है हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन उसमें से एक पार्टिकुलर म्यूटेशन है D614G, जिसको कि स्टडी किया गया, ये एक डोमिनेंट वेरिएंट बन गया पूरा ग्लोबल कोविड
COVID-19 pandemic में D614G mutation. When the virus enter an individual body, it aims at creating copies of itself. When it make an error in this copying process, we get a mutation. जब वायरस इंटर करता है इंडिविजुअल के बॉडी पे तो इसका काम क्या होता है, ये कॉपी बनाता है खुद का, लेकिन जब कोई एरर हो जाता है तो ये कॉपिंग प्रोसेस में तो क्या होता है, इससे वायरस म्यूटेट कर जाता है. In this case, the virus replaced the aspartic acid D in the 614th position of amino acid with glycine G. Hence, mutation is called DG614G. इस केस में क्या होता है, वायरस जो है वो रिप्लेस कर रहा है जो एस्पेक्टिक एसिड है डी को 614 पोजीशन से एमिनो एसिड का ग्लाइसिन से. इसी कारण म्यूटेशन का नाम जो है D614G पड़ा है. ये जो म्यूटेशन है वायरस का वो पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था चाइना पे, उसके बाद यूरोप में, बाद में ये धीरे धीरे अदर कंट्रीज में भी फैल गया, यूएस, कनाडा पे, और इवेंचुअली अब इसका केस जो है इंडिया पे भी रिपोर्ट किया जाने लगा है. इससे थ्रेट क्या है, this particular mutation aid the virus in attaching more efficiently with the ACE2 receptor in the human host, thereby making it more successful in entering a human body than in predator. ये जो particular mutation है ये वायरस को मदद करता है कि ये आसानी से efficiently ACE2 receptor से अटैच हो सकता है ह्यूमन होस्ट पे. इससे क्या है, ये और सक्सेसफुली आसानी से ह्यूमन बॉडी पे और उसके प्रेडेसर पर जा पाएंगे अपने प्रेडेसर के कंपैरिजन पे. जो D614G है उसका इनफेक्टिविटी भी बढ़ा है, जो कि ग्रेटर एबिलिटी देता है इसको कि वो आसानी से सेल वाल जो है इंडिविजुअल के नोज और थ्रोट में उसमें आसानी से अटैच हो सकता है, जिससे जो वायरल लोड का खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ गया है. एक जो स्टडी किया गया वो बता रहा है कि जो D614G है ये सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट स्पाइक म्यूटेशन है अभी तक के फेज में पेंडेमिक का, और ये जो म्यूटेशन है रिलेटिव एवेंडेंस में पाया गया है, इंक्रीज और बढ़ रहा है 70% एंड अबव इन मोस्ट ऑफ द स्टेट में, दिल्ली को सिर्फ छोड़ के. यानी ज़्यादातर केसेस में इस वायरस का केस जो है D614G का बढ़ रहा है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा मानसर लेक, जो कि PIB का न्यूज है. तो मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान इज गेटिंग फुलफिल्ड आफ्टर ए लॉन्ग वेट फॉर 70 ईयर्स. मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान जो है लंबे वेट के बाद फुलफिल हो पाया 70 ईयर्स के. अब मानसर लेक ये सिचुएटेड अबाउट 37 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू. मानसर इज ए लेक फ्रीइंग बाय फॉरेस्ट कवर हिल ओवर ए माइल इन लेंथ बाय हाफ ए माइल इन विच. जो मानसर लेक है वो सिचुएटेड है 37 किलोमीटर जम्मू से, और ये एक फ्रीइंग लेक है जो कि कवर है फॉरेस्ट से माइल तक और हाफ ए माइल इन विच में. जो सुरीन सागर मानसर लेक है उसको रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर डिक्लेयर किया गया नवंबर 2005 में. विथ ऑल रिलीजन बिलीव एंड हेरिटेज बिहाइंड द मानसर लेक इज ऑल्सो पिकिंग अप इट फेम अमॉन्ग द टूरिस्ट विथ ऑल इट फ्लोरा एंड फोना. और जितने भी रिलीजियस बिलीव है, हेरिटेज है मानसर लेक के पास, इसके कारण क्या है ये फेम का बन गया रीजन टूरिस्ट के पास, टूरिस्ट के लिए फ्लोरा और फोना के कारण भी. द लेक है सीमेंटेड पार्ट ऑल अराउंड विथ रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन. जो लेक है वो सीमेंटेड पार्ट है जो कि इल्यूमिनेट करता है, जो प्रोजेक्ट व्यू को बढ़ाता है, सीजनल बर्ड्स, टॉर्टोइज और फिश को डिफरेंट स्पेसीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं. देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाउसिंग जंगल लाइफ. यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि हाउस करता है जंगल लाइफ, स्पॉटेड डियर, नीलगाय एक्सेट्रा को, अदर वाटर बर्ड्स जैसे कि क्रेन, डक्स के अलावा. तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको हम ब्रीफली एक बार देख ले. तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस. इसमें हम लोगों ने देखा कि किस मिनिस्ट्री ने इसको किया है, क्या चेंजेस किए गए हैं, और बल्क ड्रग का फायदा क्या है और क्यों जरूरी है इसको सेटअप करना. ठीक है. देन हम लोगों ने पढ़ा सरदार सरोवर डैम. तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये कॉन्क्रीट डैम है नर्मदा रिवर पे गुजरात में, किस किस स्टेट को इस डैम से फायदा है, फिर फाउंडेशनल स्टोन इस डैम का कब रखा गया, न्यूज में क्यों आया. आफ्टर दैट हम लोगों ने किया ड्राफ्ट मॉडल एक्ट ऑन लैंड टाइटल. तो किसने रिलीज किया, ये लैंड टाइटल का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोविजन इसके अंदर क्या क्या है, जरूरत क्यों पड़ा. देन हम लोगों ने किया बल्क ड्रग पार्क. तो बल्क ड्रग पार्क में हम लोगों ने देखा कौन से स्टेट में सेटअप किया जा रहा है, बल्क ड्रग होता क्या है, इंडिया क्यों प्रमोट कर रहा है बल्क ड्रग को, सेंटर स्कीम को देखा, इससे रिलेटेड बल्क पार्क क्या ऑफर करता है और क्यों हिमाचल प्रदेश को सिलेक्ट किया गया इस पार्क को सेटअप करने के लिए. देन हम लोगों ने किया न्याय कौशल ई रिसोर्स सेंटर. तो हम लोगों ने इसमें देखा कि इसको किसने इनॉग्रेट किया, न्याय कौशल सेंटर है क्या. देन हम लोगों ने इसके वर्किंग को भी जाना. आफ्टर दैट हम लोगों ने किया व्हाट इज D614G म्यूटेशन इन कोरोना वायरस. तो हम लोगों ने देखा ये है क्या, फिर इससे क्या थ्रेट बन रहे हैं. देन हम लोगों ने किया मानसर लेक. तो इसमें न्यूज में क्यों आया, मानसर लेक का लोकेशन क्या देखा, फिर इसको डेजिग्नेट किया गया रामसर कन्वेंशन में नवंबर 2005 में ये देखा, फिर मानसर लेक के बारे में भी जाना.
तो ये सारे बुलेट पॉइंट हमें बता देते कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है. दैट्स ऑल फॉर टुडे डेली करंट अफेयर्स सेशन. If you like our video, then subscribe our channel and share the video with your friend. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.